नमस्कार जी, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर एक बार फिर आपके साथ हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्री नवीन शशि जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है खेत। ए जोगिंदर, इधर इधर, ई खेत जोतना है। शिवो चाचा ने ट्रैक्टर की रोशनी की तरफ जोर से आवाज लगाई। मैंने ट्रैक्टर को शिवो चाचा की आवाज की तरफ मोड़ दिया। कुहासा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक वह भी मेरी तरफ बढ़े। आते ही बोले, पैसा शाम में घर पे दे देंगे। मैंने उनकी बातों को सुनते हुए खेत जोतना शुरू कर दिया। वे किनारे मटमैला चादर ओढ़े, घिसी हुई चप्पल पहने और बटन वाला फोन हाथ में पकड़े हुए किनारे खड़े थे। कोहरे की धुंध में मालूम हो रहा था आसमान के उड़ते बादल में ट्रैक्टर चला रहे हैं। इस बार बिहार में दोबारा बाढ़ आने की वजह से खेती बाड़ी में देरी हो रही थी। जब खेत से पानी नेपाल की ओर वापस लौटा तब तक अक्टूबर खत्म होने को था। किसानों को खेत से धान की कटाई करके नई फसल आलू, मकई, गेहूं और दलहन लगाने की जल्दी थी। खेत जोतकर मैं दूसरी तरफ खेत में जाने लगा तो वे गरजे, कितना हिसाब हुआ? 275 हुआ चाचा। शाम में पहुंचा देंगे घर पे। आज बैंक जाएंगे। सुने वृद्धा पेंशन वाला रुपया खाता में आया है। कोई नहीं, दे दीजिएगा जब होगा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा भी रोजगार है। पैसे उधारी रखे रहोगे तो कैसे चलेगा? और कोई खेत है जोतने के लिए चाचा? मैं उनकी बातों से खुश होकर बोला, ना बाबू, और सब में बुआई हो गया। मैं ट्रैक्टर लेकर नहर की ओर बढ़ गया। कल ही मैं इनके बारे में सुना था कि शिवो चाचा पंजाब धान रोपने जा रहे हैं। महीने का 15,000 रुपये कमाएंगे। ठेकेदार आने जाने से लेकर रहने का खर्चा अलग से देंगे। खेती करके लागत भी वसूल नहीं हो पा रही थी। पिछले साल शिवो चाचा खाद, बीज, सिंचाई और ट्रैक्टर में कुल 20,000 रुपये लगाए। बाद में उपजे हुए फसल को बेचने के बाद मात्र 50,000 रुपये की कमाई हुई। ऐसा हमेशा होता रहा है किसानों के साथ। लेकिन शिवो चाचा ये हिसाब वर्तमान में सबको बता रहे थे ताकि कोई उनके इस बुढ़ापे में परदेश जाने का मजाक नहीं उड़ाए। जिंदगी में कभी बाहर नहीं गए थे। आज मजबूरी और हालात ने उनको एक नई दुनिया दिखाने की सोच ली थी। हालांकि गांव घर के लोगों ने जब ये जाना तो उनके इकलौते बेटे राजीव को खूब खरी खोटी सुनाई, जो कि अपने बाप से अलग मेहरारू के साथ रह रहा था। बेटे का बाप से तनिक भी मेल न था। आए दिन हो हल्ला सुनने को मिल जाता था। बेटे का बस इतना ही गुनाह था कि उसने बगल के गांव की लड़की से भागकर शादी कर ली थी। बेटे की इस हरकत से शिवो चाचा को काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और वे गुस्से में आकर समाज के सामने ऐलान कर दिए कि मेरे जिंदा रहते राजीव को सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। पत्नी ने काफ़ी समझाया लेकिन वह अपने वचन से नहीं हिले। राजीव के शादी को 2 साल हो चुके थे। शिवो चाचा की कुंवारी बेटी निर्मला की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करना इस बूढ़े बाप के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी थी। बाप दादा की पुश्तैनी जमीन को बेचने के ख्याल से ही वह दूर ही रहते थे। एक तरफ गांव के लोग ताना मारते कि जब बेटे को जमीन में हिस्सा नहीं देगा तो क्यों नहीं जमीन बेचकर निर्मला की शादी किसी अच्छे घर में कर देते हैं। बुढ़े के मन में जरूर कोई खोट है। अंदर ही अंदर बेटा के लिए संपत्ति बचाकर रख रहा है। जमीन खरीदने वालों की लंबी कतार थी। कोई कहता, सड़क किनारे जो पीपल वाला जमीन है वही बेच दीजिए। कोई कहता,
मेरे घर के पीछे आपका खेत है, वही दे दीजिए, मेरा घर बड़ा हो जाएगा। शिवो चाचा कोई भी फैसला लेने में असमर्थ दिख रहे थे। एक शाम मेरे पास आए और बोले, रे जोगिंदर, कोई नौकरी वाला लड़का है तो निर्मला का ब्याह लगाओ, 8-9 लाख तक दहेज दे देंगे। मैं इतनी बड़ी रकम सुनकर बोला, खेत बेच दिए क्या? नहीं रे, शादी लगेगा तब ना, सोच रहे हैं कैसे भी अच्छा घर में शादी हो जाए। थोड़ी देर शांत रहकर मैं बोला, बड़ी बेटी दिल्ली में रहती है ना? हाँ, सोनिया का दूल्हा दिल्ली में ठेकेदार है, बहुत कमाई है, पिछले साल वहाँ 60 लाख में घर खरीदा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसी से मदद मांग लीजिए ना। जमीन बेचना आसान है, खरीदने में 9 डिबिया तेल लग जाता है। देखा जाएगा, तुम अच्छा सा लड़का ढूंढ दो, जो खर्चा होगा सब करेंगे। सोचे थे बेटे की शादी में पूरा गांव भोज करेंगे, लेकिन अब तो निर्मला की शादी में ही कर देंगे। एकदम नालायक निकल गया मेरा राजीव। पढ़ता लिखता तो कुछ करता, लेकिन सब खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। फिर भी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्हें सांत्वना दी और कहा, मेल मिलाप कर लीजिए बेटे से। अब आप काम करने लायक नहीं हैं। जिनके पास अपना खेत खलियान नहीं होता है, उनको परदेश में कमाना शोभा देता है। जिंदगी बीत गया, अब ज़्यादा मत सोचिए चाचा। आप कहिएगा तो राजीव से हम बात करेंगे। शिवो चाचा मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिए। उनके चेहरे पर घोर उदासी और सूखापन छाया हुआ था। अपने इकलौते बेटे को लंद फंद देवानंद करते हुए देख नहीं पा रहे थे। राजीव गांव में मुखिया जी के आगे पीछे करते थे। मुखिया बदले में सड़क और दूसरी योजनाओं का काम पूरा करने का ठेका इनको देते थे। मैंने खुद भी कई बार देखा है, राजीव बाप के सामने से सिर झुका के ही गुजरता था। एक बार राजीव मनरेगा का काम करवा रहा था। कुछ मजदूर को वह पैसा नहीं दे रहा था, क्योंकि मुखिया जी से मजदूर लोग पहले ही एडवांस ले खा पका चुके थे। शिवो चाचा से जब मजदूर ने शिकायत की तो वह राजीव को खूब गाली दिए। रे सार, तुम इनका पैसा देगा कि नहीं? जूता मोजा पहन के लिफाफी जा रहा है, केस कर देगा थाने में। घी खिचड़ी खाते रह जाओगे, कोई बेल करवाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसके बाद राजीव बिना कुछ बोले मजदूर को पैसे दे दिए। जब रात को चाचा घर आया तो शिवो चाचा की पत्नी बूढ़े पे भड़क गई। एकदम तुम राजा हरिश्चंद्र हो। बेटा जब अपना काम धंधा करता है तो क्या जरूरत है आपको बीच में टांग घुसाने की? खेत बांट के दे दीजिए, जल्दी से अपना कमाएगा खाएगा। निर्मला ने जब शांत कराया तब जाके बूढ़ी माता शांत हुई। दूसरी तरफ राजीव की पत्नी कविता भी बूढ़े पे भड़क उठी। पूरा आस पड़ोस इस लड़ाई का आनंद लेने लगा। एक तरफ निर्मला उनकी माँ, दूसरी तरफ राजीव की पत्नी। दोनों पुरुष अपने अपने घुट को चुप कराने में लगे थे। राजीव गुस्से में कविता को मारने के लिए लाठी लेकर दौड़ा तो शिवो चाचा राजीव को पकड़ा। राजीव रोते रोते एक तरफ खड़ा हो गया। अचानक से माहौल ठंडा हो गया। सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। कुछ बुजुर्ग लोग अभी भी बातों को घुमा घुमा कर क्या हुआ है ये बताने की कोशिश सड़क से आने जाने वाले लोगों को कर रहे थे। खैर, बात राजीव की हो रही थी तो एक प्रसिद्ध गाना याद आता है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। कविता हमारे गांव के बगल की लड़की थी। राजीव से न जाने कब कैसे मुलाकात हो गई। प्यार परवान चढ़ा, गुल और गुलाब खिले, सतरंगी आसमान में दोनों ख्वाब सजाए। आखिर में मोहब्बत का दौर जुदाई से खत्म हो ही जाता है, लेकिन राजीव ने प्यार को निभाना ज़्यादा सही समझा। बस
भागकर शादी कर ली। लड़की देखने में सुंदर थी। फेसबुक पर राजीव अक्सर उनकी फोटो डालता और उनके संग सातों जन्म जीने मरने की कस्में खाता। शिवो चाचा रात की उस घटना के बाद खोए खोए से रहने लगे। एक दिन मेरे रिश्तेदार ने बताया, अपनी बिरादरी में एक लड़का सरकारी शिक्षक बना है। मैंने शिवो चाचा को ये बात बताई तो वे बात आगे बढ़ाने को बोले। लड़के की उम्र कम ही थी, घर परिवार भी ठीक था। दहेज में 15 लाख रुपए की मांग सुन के मैंने बात आगे बढ़ाने की नहीं सोची, लेकिन शिवो चाचा अक्सर अपडेट लेने आ जाते थे। मैं दहेज का भारी भरकम रकम बताकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आगे मैं कुछ बताता उससे पहले ही एक दिन वे आए और बोले, अरे जोगिंदर, जिस लड़का के बारे में तुम बता रहा था उसका शादी कहीं और सेट हो रहा है। कहाँ? मैंने तपाक से पूछा। अपने गांव में ही, मनोज की बड़ी बेटी से। अच्छा, कोई और अगवा होगा। तब मुझे तो बोला कि लड़का अभी शादी ही नहीं करेगा। सुने मनोज 13 लाख दहेज दे रहा है। ओ, मैंने अनजान बनते हुए कहा। लगता है इधर जुगाड़ नहीं बैठेगा, कहीं और देखो। हाँ चाचा, देखते हैं। मैं बस इतना ही कह पाया। फिर कुछ दिन वे मुझे दिखे नहीं। राजीव एक दिन रास्ते में मिला तो देखा माँ को मोटरसाइकिल पे बिठा के कहीं ले जा रहा था। मन में ख्याल आया कि चलो अच्छा है, मेल मिलाप हो गया। राजीव मेरी मोटरसाइकिल देख खुद ही रोकते हुए बोला, कृष्णकांत, डॉक्टर ठीक है ना? भैया मम्मी को दिखाने ले जा रहे हैं। चाची को क्या हुआ है? 1 सप्ताह से बुखार है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ जाओ दिखा दो, खून जांच करवा लेना, टाइफाइड लग रहा है। राजीव गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे तो मैंने पीछे से पूछा, शिवो चाचा नहीं दिख रहे हैं आजकल? पंजाब गए हैं राधे भैया के साथ में, राजीव ने जवाब दिया। मुझे थोड़ा कष्ट हुआ ये जानकर कि इस बुढ़ापे में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी सामने आए तो आदमी क्या करे। तो साथियों, यह थी कहानी खेत, जिसके लेखक थे श्री नवीन शशि। आशा है कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कहानी को अन्य साहित्य प्रेमियों तक अवश्य साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।